नमस्कार। हम अध्ययन करेंगे जवाहरलाल नेहरू की लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। यह बीए फर्स्ट ईयर राजनीति विज्ञान, पेपर सेकंड भारतीय राजनीतिक विचारक में यूनिट 4th में शामिल है। मैं डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हनुमानगढ़। लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा, जैसा कि आप जानते हैं, नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 1889 को हुआ और उनकी मृत्यु 27 मई 1964 को हुई। ये नेहरू पर परिचय नाम से एक अलग वीडियो है, उसमें आप उनके परिचय के बारे में विस्तार से देख सकते हैं। इसमें हम कंसेप्ट की, जो लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा, इस पर चर्चा करेंगे। लोकतांत्रिक समाजवाद दो शब्दों लोकतंत्र व समाजवाद से मिलकर बना है। इस अवधारणा में लोकतंत्र व समाजवाद, इन दोनों के गुणों को ग्रहण किया गया और इनकी कमियों को दूर किया गया या दूर करने का प्रयास है। इसमें बड़े उद्योगों पर सार्वजनिक नियंत्रण तथा निजी संपत्ति पर सीमा लगाई जाती है और पूरी अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण होता है। अर्थात नेहरू लोकतांत्रिक ढांचे में ही समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करना चाहते थे। यह राजनीतिक स्वतंत्रता व आर्थिक न्याय में तालमेल है, जिसे नेहरू शांतिपूर्ण साधनों से स्थापित करने के पक्ष में थे। उनके जो ये विचार है, उनके ऊपर डिज़रायली, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, बर्ट्रैंड रसेल, एटली लॉस्की, ब्रिटिश व जर्मन समाजवादियों के प्रभाव था। इसकी विशेषताएं अगर देखें हम, तो पहला है समाजवाद की मानवतावादी धारणा का समर्थन। नेहरू मार्क्सवाद के वैज्ञानिक दृष्टिकोण व उसके मानवीय स्वरूप से प्रभावित थे, परंतु वे उसके रूढ़िवादी स्वरूप को स्वीकार नहीं करते थे। उन्होंने समाजवाद के सिद्धांतों के स्थान पर व्यवहारिक तथ्यों को महत्व दिया। उनका मत था कि समाजवादी सिद्धांतों में समय व परिस्थितियों के अनुसार सुधार किया जाना चाहिए। अतः नेहरू ने प्रगतिशील समाजवाद, प्रोग्रेसिव सोशलिज्म की धारणा को स्वीकार किया, जिसमें मानवीय तत्व को महत्व दिया गया है। उनका मत था कि समाजवाद की प्राप्ति के लिए सैद्धांतिक अध्ययन के बजाय व्यवहारिक साधनों पर ध्यान दिया जाए तथा इसकी स्थापना शांतिपूर्ण साधनों अर्थात लोकतांत्रिक पद्धति से की जाए। दूसरा है लोकतांत्रिक समाजवाद व समानता का विचार। एक लोकतांत्रिक समाजवादी के रूप में नेहरू का मत है कि मानव में एकता व समानता पाई जाती है तथा इसी आधार पर प्रत्येक व्यक्ति के साथ व्यवहार किया जाए। समानता का अर्थ व्यक्ति के बीच आर्थिक आधार पर भेदभाव कम करना तथा राष्ट्रीय आय का समान वितरण के साथ साथ अवसर की समानता भी थी, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रुचि व योग्यता के अनुसार अपने विकास का अधिकार व सुविधा मिलनी चाहिए। नेहरू ने समानता के व्यवहारिक पक्ष को भी महत्व दिया। उन्होंने भारत के संदर्भ में शोषित व पीड़ित दलित वर्ग को संविधान में आरक्षण देने का समर्थन किया, ताकि वे अन्य वर्गों के साथ राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल हो सके। तीसरा है लोकतांत्रिक समाजवाद व स्वतंत्रता। नेहरू का मत है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य समानता के साथ साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी है, परंतु स्वतंत्रता नहीं है। नेहरू ने राजनीतिक स्वतंत्रता का भी समर्थन किया है। यह ऐसा तथ्य है जिस पर उनके मार्क्सवादियों से गंभीर मतभेद हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्तिगत व सार्वजनिक जीवन में अपने विचार प्रकट करना, सरकार की आलोचना तथा उसकी नीतियों के विरोध में प्रदर्शन, चुनाव में भाग लेने की स्वतंत्रता इत्यादि शामिल है। उनका मत है कि इनकी रक्षा के साथ साथ इनको व्यापक बनाएं ताकि प्रगति के अधिक अवसर हो। चौथा लोकतांत्रिक समाजवाद में लोकतंत्र। नेहरू की समाजवादी धारणा में लोकतंत्र
केंद्र बिंदु है। यह एक ऐसा तथ्य है जो मार्क्सवादी समाजवाद से उनके समाजवाद को अलग करता है। नेहरू समाजवाद को भी गतिशील अवधारणा मानते हैं। उनका मत है कि लोकतंत्र का वास्तविक विकास समाजवाद में ही होता है। वे लोकतांत्रिक समाजवाद के लक्ष्य को लोकतांत्रिक सरकार की मदद से ही प्राप्त करना चाहते थे। सरकार को भी जनता का प्रभावशाली समर्थन होना चाहिए। नेहरू सत्ता का विकेंद्रीकरण व्यक्ति तथा अल्पसंख्यकों के पक्ष में सरकार के अधिकार सीमित करना चाहते थे। वे भारत के लिए संसदीय लोकतंत्र को ही उपयोगी व उचित मानते थे। फिर बाद में इसको संविधान में भी स्थान दिया गया। साधनों की पवित्रता। नेहरू समाजवाद को एक नैतिक जीवन पद्धति के रूप में स्वीकार करते हैं तथा इस लक्ष्य की प्राप्ति में साधनों की पवित्रता को स्वीकार किया जाता है। वे साम्यवादियों के वर्ग संघर्ष तथा सशस्त्र क्रांति का विरोध करते हैं। उनका मत है कि निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार द्वारा समाजवाद की स्थापना धीरे धीरे विकासवादी तरीके से की जा सकती है, जिसमें जनता का भी सहयोग हो। छठा है लोकतांत्रिक समाजवादी अर्थव्यवस्था। नेहरू मार्क्सवादियों के इस मत से सहमत नहीं है कि उत्पादन व वितरण के सभी साधनों को सार्वजनिक नियंत्रण में रखा जाए। उन्होंने उत्पादन व वितरण के साधनों पर केवल उसी सीमा तक सार्वजनिक नियंत्रण स्वीकार किया जहां तक यह लोकतांत्रिक समाजवाद की प्राप्ति में सहायक हो। भारत में उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था को उचित माना। नेहरू ने देश में औद्योगिकीकरण पर बल दिया, जिससे कि व्यक्ति व राष्ट्र की आय में वृद्धि हो सके। इस दृष्टि से उन्होंने प्रगतिशील कर प्रणाली का समर्थन किया। नेहरू ने भारतीय परिस्थितियों में लघु व कुटीर उद्योगों की स्थापना को भी स्वीकार किया। इसके साथ साथ सहकारी उद्योगों, सहकारी बैंकों को भी स्वीकार किया। प्रारंभ में उन्होंने सहकारी खेती को ठीक माना, परंतु बाद में इसे अव्यवहारिक माना। सातवां है पंचवर्षीय योजनाओं का समर्थन। नेहरू ने अर्थव्यवस्था के विस्तार तथा समाजवादी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकास का समर्थन किया, परंतु यह प्रणाली साम्यवादी प्रणाली से दो रूपों में भिन्न है। प्रथम, जहां साम्यवादी प्रणाली केंद्रीकरण पर आधारित है, वही है यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है। द्वितीय, साम्यवादी नियोजन प्रणाली बड़े व भारी उद्योगों पर जोर देती है, परंतु नेहरू की प्रणाली
इसके साथ साथ आम उपभोक्ताओं को भी महत्व देती है। उन्होंने इसकी सफलता के लिए विदेशी ऋण व तकनीकी को भी आवश्यक माना है। 8वां है लोक कल्याणकारी नीतियों का समर्थन। नेहरू ने अपनी लोकतांत्रिक समाजवाद की धारणा का एक प्रमुख उद्देश्य ऐसी सामाजिक सेवाओं की स्थापना एवं वृद्धि को माना है जो लोक कल्याण व जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने वाली हो। उन्होंने भारत में परिवहन, संचार, सिंचाई के साधनों, बिजली आदि से संबंधित सुविधाएं देना सरकार का कर्तव्य बताया व इन्हें पंचवर्षीय योजनाओं में स्थान दिया। उन्होंने भारत की सामाजिक परिस्थितियों में समाज सुधार व सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को लागू करना स्वीकार किया। इस दृष्टि से बाल विवाह, छुआछूत, जाति व्यवस्था से संबंधित सामाजिक सुधारों और समाज के पिछड़े वर्गों, शिशु व स्त्री के कल्याण कार्यक्रमों के साथ साथ इनकी शिक्षा तथा सार्वजनिक सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था को स्वीकार किया। उनका विश्वास था कि इन उद्देश्यों को जनता द्वारा चुनी हुई मजबूत जन समर्थन वाली सरकार द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। 9वां पॉइंट है इसका लोकतांत्रिक समाजवाद के लिए प्रयास। नेहरू द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व मार्क्सवादी समाजवाद से प्रभावित थे, परंतु उन्होंने भारतीय परिस्थितियों के संदर्भ में लोकतांत्रिक समाजवाद का समर्थन किया तथा भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तथा कांग्रेस दल का लक्ष्य इसी दिशा में आगे बढ़ना बताया। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं व कांग्रेस अधिवेशनों में भी लक्ष्य एक समाजवादी समाज का निर्माण बताया गया। नेहरू के नेतृत्व में अनेक कार्यक्रमों को इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शुरू किया गया, जैसे देशी रियासतों को भारत में मिलाकर जमींदारी व सामंती व्यवस्था को समाप्त करके पंचायती राज व कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण व्यवस्था इत्यादि। नेहरू ने इन लक्ष्यों को लोकतंत्र के अंतर्गत प्राप्त करने की कोशिश की। उन्होंने मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, प्रेस की स्वतंत्रता तथा संघवाद को प्रोत्साहन दिया। उन्होंने राजनीतिक लोकतंत्र व समाजवाद में तालमेल स्थापित करने का प्रयास किया व दोनों को एक दूसरे पर निर्भर बताया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू की जो लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा बहुत व्यापक है। यानी जब नेहरू का समय था तो उसमें भारत स्वतंत्र भी हुआ तो विश्व में दो प्रकार की अवधारणाएं थी। एक तरफ अमेरिका के नेतृत्व में लोकतांत्रिक मूल्यों को महत्वपूर्ण बताया जा रहा था, दूसरी तरफ सोवियत संघ के नेतृत्व में समाजवाद को जरूरी बताया जा रहा था। तो भारत ने विदेश नीति के क्षेत्र में भी गुट निरपेक्षता को अपनाया, यानी किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए। इसी प्रकार अर्थव्यवस्था में भी किसी भी गुट की अर्थव्यवस्था को सीधे नहीं अपनाया। उन्होंने दोनों ही के ही व्यवस्थाओं के गुणों को ग्रहण किया और समाजवाद यानी समाज में आर्थिक समानता स्थापित करना जरूरी माना, परंतु उसमें जो मार्क्सवादी तरीका था हिंसात्मक क्रांति, उसको नहीं। उन्होंने लोकतांत्रिक यानी शांतिपूर्ण साधनों से समाज में एक परिवर्तन पर बल दिया और उसके लिए वास्तव में प्रयास भी किया।
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण थी मिश्रित अर्थव्यवस्था, और इसे गुट निरपेक्ष नीति के रूप में भी अपनाया गया, जिसमें किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ गया और स्वतंत्र विदेश नीति का भी संचालन किया गया। तो इसमें निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि यह कहा जा सकता है कि नेहरू के प्रयास करने के बाद भी हालांकि उन्हें आंशिक सफलता मिली, परंतु यह आलोचना ठीक नहीं है। उन्होंने भारत में अशिक्षित जनता, परंपरागत सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था तथा साधनों की कमी व नौकरशाही की उदासना के बाद ऐसे प्रयास किए जो स्वतंत्र भारत में संभव थे। यानी अगर विश्लेषण करें तो उन परिस्थितियों और उन समय के संदर्भ में करें कि उस संदेश आजाद हुआ था, संसाधनों की कमी थी, उसके बाद भी इस तरह के विचार दिया उन्होंने। नेहरू के समाजवाद की सफलता एक मजबूत मध्यम वर्ग की स्थापना में है, जिसे साम्यवाद की स्थापना की संभावना में कमी व राष्ट्रीय स्तर पर पूंजीवाद की स्थापना का असंभव बनाया। नेहरू का लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श भारतीय राज्य व्यवस्था का स्थायी आदर्श बन चुका है। यही उनकी सबसे बड़ी सफलता है। तो विद्यार्थियों, आपको ये कंसेप्ट समझ में आई होगी। सामान्यतः ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है क्योंकि इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। आपको ये असाइनमेंट भी है कि ये पूरा वीडियो आप कई बार सुने और पॉइंट्स जो स्लाइड पर बताए गए उनको लिखें, और उनका जो मैंने वर्णन किया है उसको नोटबुक के अंदर आप लिखेंगे और बाद में चेक करवा लेंगे उसमें से। तो इससे आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी इसमें से। इस वीडियो को आप कई राउंड में सुनेंगे। धन्यवाद।